अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। तो लोग हमें भी सुनते हैं, लेकिन क्या करें, अब दोस्त हमारों को ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि उनका तजर्बा इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है। और अब 2 दिन से फरमाइश थी तारक मतीन साहब से, कुछ टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। फाइनली आज मैनेज हो गया, और इसलिए मैनेज हुआ है का टाइम बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कल बड़ा एक अहम दिन है। और वो अहम दिन है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कल फैसला, जी बिल्कुल, सदारती रेफरेंस के हवाले से कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट, उस पर फैसला देना है। 3 मार्च को पोलिंग होनी है, 1 मार्च के लिए फैसला मुकर्रर होना। वरना तो सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इस पर राय लिंगर करती या बाद में दे देती, लेकिन ये इसका मतलब है। अब मैं जो कि तारक मतीन साहब, जो कि कानूनी पोजीशन जो मैं समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लूंगा, मैं ताकि फिर आगे मशवरा भी करना है, आगे ओपिनियन भी लेना है तारक मतीन साहब से भी। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं तारक मतीन साहब को तो माशाल्लाह आप कर रहे हैं, साथ साथ अपना उनका बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें। इस तरह मेरा चैनल भी सब्सक्राइब आप कर दें और साथ बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है, याद रखिएगा। तारक मतीन साहब बात गलत नहीं करते, इस तरह मैं भी बात गलत नहीं करता। अब आपके सामने बड़ी सिंपल सी बात है, यानी खड़े रहे यहाँ पर रजा रबानी साहब, फारूक नाइक साहब, एडवोकेट जनरल सेन, और हमारी बार काउंसिल, और बार बार दुख और अफसोस का मकाम है। मैं बासियत मुझे दुख होता है इस बात के, हम कोई आलाकार बन चुके हैं पीडीएम का। हम भी वही उनका नुक्ता नजर लेके, हमारा कोई काम नहीं है। वकील पेश हुए, पता नहीं वकीलों को फीस किस इन्होंने दी है। अगर बार काउंसिल ने दी है तो ये एहतसाब का मामला है, देखना चाहिए। और इनका ये कहना था कि ये रेफरेंस वापस कर दिया जाए। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, रेफरेंस पे या तो जवाब दिया जाएगा या वापस दे दिया जाएगा। अब ये वापस देने के हवाले से जो बात है, ये तो बनती नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट ने आईनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है वो जवाब देना है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या वो कहेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, या कहेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यानी सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत है। जब आइन के तहत कह दिए तो फिर तो बात खत्म होगी, फिर तो वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। अगर कह दिया कि आइन के तहत नहीं है तो फिर ओपन बैलेट से होंगे। और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस जो जो गुमराह करने की एहसन इकबाल वगैरह सब ने कोशिश की कि जनाब वो आइन में तरमीम नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 के 122(6) में रजा रबानी साहब भी बेवकूफ बनाते रहे कि वो वहां पर तरमीम है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन आइन के आर्टिकल 218(3), जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन ऑनेस्टली, फेयरली, जस्टली और इन अकॉर्डेंस विद लॉ और करप्ट प्रैक्टिसेस गार्ड करनी है। इस पे फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि काउंटर फाइल, यानी वो जो आपका बैलेट पेपर है वो देखा जा सके, यानी ओपन ना हो लेकिन बाद में आकर अगर कोई सवाल आए तो वो देखा जा सके और आपस में टैली किए जा सके। उसके लिए बायोमेट्रिक होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए नए बैलेट पेपर छपना चाहिए, कोई लाखों या करोड़ों में तो छपने नहीं है, चंद वो हजार के करीब टोटल बैलेट पेपर या जितने भी बनेंगे सारे मेंबरान को सामने रखते हुए बनेंगे। तो ये है जो लबी लबाब, और इसमें पॉसिबिलिटी यही है कि ये इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये वीलॉग आप संभाल के रख लीजिएगा, यही पॉसिबिलिटी आ रही है कि ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ही और ओपन बैलेट से इलेक्शन होंगे। या दूसरी पॉसिबिलिटी आपके सामने रखती है। मैंने अपना ये ओपिनियन, लीगल ओपिनियन तारक मतीन साहब वीलॉग करने से पहले इसलिए दी है, मैं आपकी राय जान सकूं कि आपका ओपिनियन क्या है, जो मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं और आप क्या देख रहे हैं। इतनी लंबी जो हेयरिंग जो गालबन जनवरी से स्टार्ट हुई थी, गालबन 4 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, और पहली हियरिंग 11 जनवरी के रखी थी जब नोटिस किए थे, और ये फैसला फिर महफूज हो गया। ठीक, अजीज साहब बहुत शुक्रिया। सूरज को चराग दिखाना जो है वो उर्दू में, तो आपके सामने लीगल मैटर पे बात करना मैं कान पकड़ लेता हूं। लेकिन देखिए जो इसमें पॉलिटिकल पोजीशन है, पॉलिटिकल पार्टियों की जो बैटल है, इस तमाम सिचुएशन में मुझे एक चीज और बहुत दिलचस्प नजर आती है, वो है हमारी जो बार काउंसिल, जो आप लोगों की तंजीमें हैं, उन तंजीमों का जो मौजूद बेंच के सामने उन्होंने बार बार रखा। बड़े वकील हैं ये सब, और ये बड़ी तंजीम है, बड़ी ताकतवर तंजीमें हैं। मुझे आपसे सवालात करते हुए अपनी राय आपको देनी है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा ताकि मैं अपनी राय भी दे सकूं। कि इन्होंने ये कहा कि अदालत इस मामले पर राय ना दे, और फिर मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब के रिमार्क्स बार बार जो है वो क्वाइन होते रहे मीडिया पर
कि नहीं जी मामला तो सियासी है, अदालत राय दे सियासी है, अदालत राय ना दे सियासी है। तो ये जो बड़े बड़े वकील ने कहा कि जी सियासी मामला है, इस पर अदालत राय ना दे, सियासी मामले में अदालत स्टेप इन ना करे। ये जो वकीला तंजीमें हैं, ये पीपल्स पार्टी की है, ये नून लीग की है, ये पीटीआई की है, ये एमक्यूएम की है, ये फजलुर रहमान की है। ये फिर सियासी मामला अगर इसको खुद कह रही है, तो ये जो स्टेप इन कर रहे हैं और मुसलसल ये पार्टी बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इनकी हैसियत क्या है? ये क्या ये सियासी तंजीमें होती हैं? ये मुझे अगर आप जवाब दे दें। तारक वतीर साहब, यू एक्चुअली यू आपने सही जगह हथौड़ा मारा है। उसका सबूत आप ये देख लेना कि पंजाब के अंदर से बैरिस्टर अली जफर, आजम नजीर तारड़, सिंध से शहादत अवान की बात हो रही है, फारूक नाइक की बात हो रही है, इसी तरह का अपना अगर के बलोचिस्तान में चले जाए कामरान मुर्जा की बात हो रही है। ये सारे बार काउंसिल्स के मेंबर रहे हैं या एसोसिएशन के रोल रहे हैं। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि ये हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन माजरत के साथ बड़े दुख का मकाम है कि हम सियासी आलाकार बन चुके हैं, हम सियासी एजेंडे पे ज्यादा चल रहे हैं। जितनी भी रेजोल्यूशन आप देख लें, जो बातें हो रही हैं, और हम वो इसीलिए काजी फायदी साहब का मामला भी उठा कर देख ले, वो सब सियासी, यानी वो ही जो सियासी जमातों का एजेंडा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कि ये पुराने चले आ रहे हैं, तो वोकला के इनके साथ पुराने रवाबित चले आ रहे हैं। यानी मैं एक शादी पे था लास्ट संडे को, सॉरी फ्राइडे वाले दिन, तो वहां पर हम कई सीनियर वोकला इकट्ठे थे और ये सवाल उठाया गया, और इसमें बाकायदा आने वाले दिनों में एक तहरीक चलने वाली है, इस हवाले से कि ये मामला खत्म किया जाए, ये अच्छा नहीं है, ये रवायत अच्छी कायम नहीं हो रही है। और ये असूली तौर पर देखा जाए बिल्कुल बार काउंसिल का कोई, और ये दूसरी बात, अगर हम सियासी मामला मान भी लें, इंटरप्रिटेशन का मामला है, इंटरप्रिटेशन बार काउंसिल नहीं कर रही है। इंटरप्रिटेशन तो हमेशा से इस्तेहकाक रहा है, स्वाबदीद रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, जिम्मेदारी रही है, वो हमारी अदालतों की है और अदालतों ने देनी है। यानी उस पर इंटरप्रिटेशन उन्होंने देनी है, ये किसी ने नहीं करनी है। और हम जो कि सियासत की भेंट चढ़ गए हुए हैं, इसलिए बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि सियासी जमात हमारी बार काउंसिल को हमारे वेलफेयर के लिए काम करे ना, हमारे बाकी मामला को देखे। ये आपका क्या काम है? आपका कोई कंसर्न नहीं है सारे मामले में। चूंकि वजह है कि हम लोगों ने सेनेट की टिकटें लेनी होती है, अपना कौमी असेंबलियों के इलेक्शन लड़ने होते हैं, सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन लड़ने होते हैं, फिर बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के इलेक्शन लड़ने होते हैं, तो वहां वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, वोट देखे जाते हैं। और आपको पता है जब अली अहमद कुर्द ने इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने काफी खर्चा किया था इस सारे मामले में। सही है। तो सर फिर एक तो नुक्ता यहीं पे सिमट गया, मामला यहीं पे सिमट गया कि मेरा ये ख्याल है कि अदालत को इसी चीज को देखते हुए, इनके इस बायस को देखते हुए, अदालत से राय मांगी गई है, राय देनी चाहिए, वापस नहीं भेजना चाहिए। फिर मेरी नाकिस राय में अदालत को ओपन बैलेट के हक में राय देनी चाहिए, इसलिए कि ये जो बेशर्मों की तरह बैग भरने वाले हैं, इनका रास्ता रुक के, ये रास्ता रुक गया ना पंजाब में वो जो राजा परवेज अशरफ साहब के दामादी अजीम, राजा अजीम साहब जो हैं, वो 7 अरकान के साथ बैलेट पेपर अपना कैंडिडेचर लेकर बैठे होते कि जी मैं भी आऊंगा, मुझे भी इलेक्शन लड़ना है। तो 7 वोटों के साथ यहाँ जो 50+ वोट थे, ये दरकार थे सेनेटर बनने के लिए, और वो 7 वोटों पे कह रहे थे जी मैं आऊंगा। तो कैसे आ सकते थे? वैसे ही जैसे खैबर पख्तूनख्वा में आए थे, जैसे बैरमन तंगी आए थे, जैसे रुबीना खालिद साहिब आई थी, ऐसे ही आ सकते थे। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं था। नून लीग को पीपल्स पार्टी इतनी प्यारी है कि वो उनको वोट देगी, तो नहीं हो सकता था। यहां मान गए। वहां गिलानी साहब का मसला है, वहां जो जरदारी नवाज फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का मसला है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम गिराएंगे। अब इन्होंने जो पीपल्स पार्टी ने ऑफर किया एमक्यूएम को, उस ऑफर को देखें। अब वो ये कह रहे हैं जी 2 सेनेटर ले लें, तो वही ऑफर तो पीटीआई देखिए बैठी हुई है। पीटीआई ने सेम ऑफर दी है, और पीटीआई के साथ रहने में एमक्यूएम का फायदा यह कि मरकज में 2 वजारतें हैं, 2 वजारतें मरकज में हैं, आप इत्तेहाद में हैं, हुकूमत में हैं, और जो पीपल्स पार्टी दे रही है वो पीटीआई दे चुकी है ऑफर। तो फिर एमक्यूएम कहां जाएगी? तो ये फैसला मेरा ख्याल है कि आज जो ये बात हो रही थी आज के इजलास पर भी, कि एमक्यूएम का वक्त शरीक नहीं हुआ। एमक्यूएम ने कह दिया कि जी हम जीडीए से, पीटीआई से राब्ते में हैं, और आज हम मसरूफियात की वजह से नहीं आए। तो एमक्यूएम का फैसला भी इधर ही है। जिस जगह जिसका जितना हिस्सा बकदर जुस्सा मिलना चाहिए,
इसमें अगर ये नहीं मिलेगा, मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होगी, तो इसका मतलब है नोट चला है। तो नोट नहीं चलना चाहिए। अदालत को मेरी राय में यही फैसला देना चाहिए कि ये ओपन बैलेट है, ट्रेसेबल वोट हो, आइडेंटिफिएबल वोट हो, ओपन बैलेट हो। ये वो वोट कि जो मैं अंदर जाके ठप्पा लगाऊं और कहीं से उसका एक सबूत आगे दिखाऊं कि हुजूरे वाला माल खरा कीजिए, वो ना हो। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात कह रही है। यही आप में क्वालिटी और यही बात नाजरीन पसंद करते हैं कि आप घुमा फिरा के बात नहीं करते। ये पंजाब में भी तो जादू चल गया है ना। पंजाब ये जो बातें बड़े नारे मारते थे, नवाज शरीफ साहब बड़ी बातें करता था, डू मरने का मकाम है अपना मरियम नवाज साहिबा के लिए। वो मौलाना फजल रहमान और बाकी सब लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, ये क्या हुआ है, ये तो आपके साथ छोड़ दें। जैसे जो बातें थी पीटीआई की तरफ से, मुझे एतराजात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ ये कुछ हुआ है ना यहाँ पर, और वादे तौर पर है। अब आप जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंध में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, आखिर में अब मैं बात करेंगे यूसुफ रज़ाक गिलानी और हफीज शेख साहब के हवाले से, जरा अगर इन इन तीन सूबों के हवाले से आप क्या हालात देख रहे हैं कि जो तयशुदा बात है वो होनी है या कोई अनहोनी होने जा रही है? सर, इसका इसका फैसला अदालत उज़्मा के पास है। अदालत उज़्मा कल फैसला दे देगी और फिर फैसला हमारे सामने होगा। अदालत उज़्मा जो है वो कल राय देगी आईन के मुताबिक, या राय नहीं देगी तो फिर फैसला जो है वो ब्रीफ केस करेगा। फिर ब्रीफ केस जो है ना वो डिटेल्स देगा, वरना ब्रीफ केस जो है वो पैक होगा। और उसके बाद जो है, देखिए मैं आपको एक खैबर पख्तूनख्वा के एक वजीर रहे और उनके नाम में भी यही लफ्ज आता है। उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त हैं, वो जो है उन्हें ब्रीफ केस मिल गया, कोई 7 करोड़ रुपए की उन्होंने रकम बताई। वो रकम उन्हें मिल गई और इस तरह से जो पैनल बनता था, वो पैनल 20+ का पैनल था। उस तमाम पैनल के अरकान को 7-7 करोड़ उम्मीदवार ने दे दिए। तो जब वो ले लिए सब तमाम लोगों को 7-7 करोड़ के हिसाब से कोई 1.5 अरब के करीब रकम दे दी गई। तो सेनेट इलेक्शन की सुबह या रात में एक उम्मीदवार आया और ये पूरे वोट थे, यानी एक वोट ज्यादा भी नहीं, पूरे वोट थे। वो आया, उसने कहा जनाब मैं ट्रेस कर लिया गया, मैनू फड़ लिया गया जे, तो आप ऐसा करें कि आप ये पैसे ले लें, मैं ये नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा यार क्या कर रहे हो, सिर्फ तुम्हें थोड़ी दिए पैसे, पैसे तो 20 लोगों को दिए। अब अगर तुम अपना ब्रीफ केस वापस भी कर दोगे ये 7 करोड़, तो मैं तो मर गया। मैंने तो पैसे 20 करोड़, मतलब 7 करोड़ के हिसाब से 20 लोगों को दिए। उसने कहा जनाब मैं नहीं दे सकता। अब आप मेरी जो भी मजबूरी उसको समझें, मैं तो आपको आपके पूरे पैसे वापस कर रहा हूं। उसने कहा भाई 1.5 अरब में से तू 7 करोड़ वापस कर रहा है, 1 अरब 43 करोड़ मर गया है मेरा। उसने कहा जी मैं नहीं दे सकता। ये बात हुई और उसके बाद उसने वो पैसे वापस कर दिए। अच्छा, इन्होंने 7 करोड़ ले लिए। इसके बाद इन्होंने ना रातों रात राब्ता किया, घंटों के अंदर, और तमाम लोगों से कहा कि भाई वोट जो है या तो किसी और को मुझे दिलवाओ जो बिकने को तैयार हो और वोट पूरे करे, या फिर पैसे वापस कर दो, मैं नहीं लड़ता। अब 1.5 अरब अच्छे खासे पैसे, उन्होंने कहा या फिर पैसे वापस कर दो। तो तमाम लोगों ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा, ये मैं 2-3 लोगों की बात बता रहा हूं जिनसे राब्ता हुआ उन साहब का। उन्होंने कहा भाई हमने ईमानदारी से वोट देने के लिए पैसे लिए ईमानदारी से वोट देने के लिए। हम आपको अपनी ईमानदारी के साथ वोट देंगे, हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, हम पैसे वापस नहीं देंगे। आपने हमसे, अच्छा ये हलफ लिया जाता ना, आपने हमसे कुरान पे हलफ लिया है और 3 तलाकों पे हलफ लिया है, यानी अगर वोट नहीं देंगे तो मेरी बीवी को तलाक, या मेरे मियाँ को से मेरा ताल्लुक खत्म। तो हमने तो आपसे ये वादा किया है, तो हम तो पैसे वापस नहीं कर रहे, हम तो ईमानदारी से ही बेईमानी करेंगे, तो पैसे वापस नहीं कर रहे। वो पांव पकड़ के बैठ गया कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो। उन्होंने कहा नहीं जी पैसे वापस नहीं होते, डूब गया वो पैसा। या फिर मैं ये चाहता हूं कि ऐसा 2-3 लोगों के साथ ना, वो जरदारी साहब के आदमी हो, नवाज शरीफ के आदमी हो, या फजल रहमान साहब का भी एक एटीएम है जिसमें बड़ी तवानाई है, ये जो लफ्ज है ना तवानाई, ये उस एटीएम तक पहुंचाता है। तो फजल रहमान साहब का भी एक एटीएम है। तो इन एटीएम्स में ये एटीएम्स पैसे दे दे, ये एटीएम्स पैसे दे दें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि जी ओपन बैलेट से होगा। मेरी दुआ है कि ये लोग पैसे दे चुके हों, फैसला आ जाए और उसके बाद कहा जाए कि जी पैसे तो हमने लिए थे आपको वोट देने के लिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये हो गया। मेरी दुआ है कि ये आ जाए, ये लोग पैसे दे चुके हो और मरे इन लोगों के पैसे, इन लोगों का ये जो हराम का माल है, ये हराम की मौत मरे, मजा आ जाए खुदा की कसम। या
इनमें से कुछ लोगों के साथ ये हो कि हाँ जी ठीक है खुफिया बैलेट, और उसके बाद 2 से 3 लोग खिसक जाएं और एक बार फिर हरामखोरों का जो माल है ना वो डूबे, इसका भी मजा आना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात आपने कही और होने यही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यानी इस हवा में तो फिर नंगे सारे हुए। वीलॉग खत्म करने से पहले यूसुफ ज़ा गिलानी और हफीज शेख साहब के बारे में आपको आप पता है कि सिराजुल हक साहब भी पीडीएम को वोट देने जा रहे हैं, हालांकि वो खुद पीटीआई के वोटरों से सेनेटर मुंतखब हुए थे। और पीपल्स पार्टी ने अगर अगर इनके वोट पीटीआई के वोट को तोड़े होते तो वो एमएमक्यूएम के पास क्या करने जाते, तो एमक्यूएम के पास वो गए हैं। तो आप सेंटर के अंदर एक ही सीट पे बात हो रही है यूसुफ रज़ाक गिलानी और हफीज शेख के बारे में, आप क्या देख रहे हैं? और इसके दूरस नताइज बड़े हैं कि अगर मिसाल के तौर पर यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब के फिर बारे में तहरीक अदम एतबार सामने खड़ी है। क्या आपकी राय है इस बार? अगर जीत जाते हैं तो ये तकरीबन तहरीक अदम एतमाद ही है। अगर जीत जाते हैं तो ये तो तकरीबन का टिल्ट किस तरफ है, उसका वेट किस लड़ी में है, ये तो तकरीबन फैसला ही है। मेरा ये ख्याल है कि हफीज शेख साहब जो है वो जीत जाएंगे, और उसकी जो रीजन है वो ये है कि हुकूमत के पास एक तो नंबर ज्यादा है, दूसरा मुझे लगता है कि अभी तक नंबर पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो वहां भी गए पीपल्स पार्टी वाले एमक्यू के पास, पूरी एश्योरेंस अब तक नहीं मिली है। और गिलानी साहब जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और उन्होंने जो आमना तरीन साहिबा हैं उनके वो मामूजात भाई हैं तरीन साहब की मिसेस के, तो उन्होंने वहां से भी कुछ राब्ते करने की कोशिश की है। लेकिन तरीन साहब जो हैं उनका सारा का सारा वेट जो है वो खान साहब के पलड़े में है। ये जिन लोगों से बात हुई जुनूबी पंजाब के लोगों से, उनका कहना है। तो मेरा ख्याल है कि हफीज शेख साहब जीत जाएंगे। उसमें एक और भी चीज है कि जो मुक्तदिर हल्के हैं जिसे हाइब्रिड रिजीम हम कहते हैं, वो अभी तक यहीं पर हैं। पीएमएलएन स्टिल रिमेन्स अनएक्सेप्टेबल, देयर लीडरशिप रिमेन्स अनएक्सेप्टेबल। तो इसलिए ये होने नहीं जा रहा, और इसलिए नहीं कि वो अनएक्सेप्टेबल जो है वो बाकी चीजों की वजह से, वो जो सियासत कर रहे हैं उस सियासत की वजह से दे आर अनएक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ पीपल इन द पावर कॉरिडोर्स, दे आर अनएक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ पीपल, क्योंकि हमने उनके जलसों में भी देख लिया। तो मेरा ख्याल यह है कि हफीज शेख साहब जो है वो जीत जाएंगे, और गिलानी साहब जो हैं उनके जरिए जो जरदारी साहब 3 सपने देख रहे हैं कि वो जीतेंगे, तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा, सेनेट में चेयरमैन बन जाएंगे, मेरा ख्याल है तीनों सपने जो है वो टूट जाएंगे। बहुत शुक्रिया तारक मतीन साहब, बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही थी, दिल नहीं कर रहा था कि ये वीलॉग खत्म किया जाए, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ के बाहर आने से मरीन नवाज की सियासत पे क्या असर पड़ना है, ये हम सवाल छोड़ रहे हैं, किसी और दिन बैठेंगे इस इशू पे। इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। यू।